मौजूद है एमसीएन समाचार की तरफ से सलीम भाईगावकर साहब के साथ। सलीम साहब, आपका पूरा तारुफ बता दो। मैं सलीम पटेल वाहेगांवकर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गठ का महाराष्ट्र उपाध्यक्ष, खास करके माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। सर, अभी लोकसभा 2024 का अंतिम चरण चालू है और अभी मामला काफ़ी गर्मा गया है पॉलिटिक्स के अंदर। इसके अंदर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं, जैसा कि चंद्रकांत खैरे साहब है, संदीपान भुमरे साहब है, अफसर खान साहब है, इम्तियाज़ जलील साहब है, हर्षवर्धन यादव है, डॉक्टर जीवन राजपूत है और अन्य कई अपक्ष भी है। तो सर, इसके चलते अभी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे पास तो टफ टक्कर है कि एमआईएम और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे साहब, इनके अंदर बिल्कुल टफ चल रही है। और फुल औरंगाबाद शहर का ज़िले के अंदर भी जो है दोनों को एक तरह से एक फुल कंपटीशन में माना जा रहा। और रहा सवाल बाकी कैंडिडेट का, तो वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ भी हम लोग गए शहर देहात में, हमने इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के संदर्भ में कहा है कि देश भर के अंदर एक लहर चल रही है कि कैंडिडेट भले कोई भी हो, लेकिन इंडिया गठबंधन का जो सिंबल रहेगा महाराष्ट्र भर में भी सभी जगह चला कि जहाँ इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट है उसकी निशानी अगर कभी मशाल है तो वहाँ भरघोष मतदान किया गया। कांग्रेस का पंजा है तो भरघोष मतदान किया गया। और हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार गठ की जो निशानी है तुतारी वाजुता, इसमें भी जो है मतदान करने का आह्वान हुआ। और बड़े पैमाने पे हम लोग जो है महाराष्ट्र भर में जो है 35+ पे चल रहे आज के डेट में। सर, आप तो समर्थन कर रहे हो, तो एक औरंगाबाद शहर और ग्रामीण शहर की आम जनता को आप बता सकते हो क्या खैरे साहब ने उनके कार्यकाल में क्या क्या काम किया है आम जनता के जनहित में? देखिए, चंद्रकांत खैरे साहब का तो मैं सबसे पहले उदाहरण बताऊंगा कि जहां से इनका जेपीसी वक्फ बोर्ड, ऑल इंडिया वक्फ बोर्ड के ये मेंबर रहे थे, जिसमें इनका सबसे बड़ा काम ये रहा कि माइनॉरिटी के संबंध में एक ही संस्था है महाराष्ट्र भर में, वक्फ बोर्ड है, जिन्होंने अमेंडमेंट एक्ट जो लाए हैं जेपीसी के अंदर। लालजान पाशाह जो चेयरमैन थे वक्फ बोर्ड के ऑल इंडिया के और महाराष्ट्र के में साहब थे, जब एक अमेंडमेंट बिल पास हुआ था कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हस्तांतरित नहीं होने वाली और जो भी प्रॉपर्टी मस्जिद, दरगाह, सराय, कब्रस्तान की है वो उसी की रहेगी, इसके विपरीत किसी का वहाँ कूड़का नहीं चलेगा। ये कायदा पास हुआ, जिसके चलते महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में एक ऐसी जो तो छाप बैठ गई थी उस कायदे की कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का कोई ख़रीदी बिक्री नहीं कर सकता। ये उनका सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट काम रहा था जो माइनॉरिटी से संबंधित है। सर, अभी अमूमन ये भी देखने में आता है कि औरंगाबाद शहर में काफ़ी चर्चा है कि हर मुस्लिम टपरी होटल के ऊपर चर्चा है, हर मुस्लिम महल्ले में चर्चा है कि खासदार साहब के ताल्लुक़ से ही लोग कह रहे हैं कि हम खासदार साहब को ही वोट देंगे। लेकिन अमूमन ये भी बात देखने में आती है कि 2014 से 2024 तक खासदार इम्तियाज़ जलील साहब पहले आमदार थे, फिर खासदार बने। तो सर, आप भी एक मंझे हुए पॉलिटिशियन हो, कई सालों से आप पॉलिटिक्स में हो, तो क्या आपको लगता है कि खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का ऐसा कोई कार्य है जिन्होंने आम जनहित में किया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैंने महाराष्ट्र भर के अपने औरंगाबाद ज़िले के शहर ज़िले के राष्ट्रवादी कांग्रेस खास करके माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सभी पदाधिकारियों को खुलकर कहा था कि इम्तियाज़ जलील साहब का कहीं पर विरोध करना नहीं, शहर मोहल्ला देहात में आपने विरोध करना नहीं। क्या होता है कि एक मामला इलेक्शन का 4 दिन का रहता है, लेकिन वो तनावग्रस्त हो जाता है। तो सबको मैंने अपील किया हूँ कि वो उनके तकदीर है, हर कोई इम्तियाज़ जलील नहीं बन सकता। अल्लाह ने उनको मौका दिया था, 2 बार भी वो जो है बड़ी अक्सरत से चुन के आए और उनका काम भी बेबाक रहा। कहीं पर भी उनको आज के इसमें हमारा किसी तरह का उनको लेकर किसी वाद और विवाद नहीं है। उनके तकदीर है, अगर उनको अल्लाह मौका देता है तो वो अपनी जगह से बिल्कुल उनको रोक टोक नहीं है। रहा इंडिया गठबंधन का और रनिंग खासदार साहब का जो मसला है कि लोगों को जो चल रही शिकवे शिकायत, ठीक है, चलते रहती है, लेकिन उनकी जो आज मैंने बुक पढ़ा हूँ उसमें जो उन्होंने काम बताया है, कुछ हद तक मुझे भी लगा कि उन्होंने कहने को कुछ काम अच्छा किया है। इसलिए उनका हम लोग विरोध नहीं कर रहे, बल्कि इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जो है, जिनकी निशानी मशाल है, चंद्रकांत खैरे साहब उम्मीदवार है, इनको माइनॉरिटी सेकुलर वोट हम किस तरह से दिलाए, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है।
और ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ के इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट है चंद्रकांत खैरे साहब, इनके तरफ से हम किसी तरह की कोई मदद नहीं ले रहे हैं और ना ही हमने किसी तरह की उनसे डिमांड की। जो भी राष्ट्रवादी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोग हैं, मेरी अपनी टीम है, वो अपने खुद के खर्चे से शहर जिला भर में उनका काम कर रहे हैं। इसलिए कि हमारे पार्टी के सरबराह माननीय शरद चंद्र पवार साहब ने कहा है हमको खुलकर कि किसी भी हाल में औरंगाबाद ज़िले की सीट गिरने नहीं चाहिए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटी और सेकुलर उनको मिलना चाहिए। इसलिए हमारे सारे कार्यकर्ता किसी तरह का भी कोई उनसे डिमांड न करते हुए निःशुल्क सेवा, खास करके माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के एक एक पदाधिकारी दे रहा है शहर ज़िले भर में, जिसकी पूरी वाच मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष भी हूं और ज़िले का एक पुराना अध्यक्ष हूं। 120 साल से मैं औरंगाबाद का अध्यक्ष रहा हूँ। सर अभी बीच में ये भी चर्चा थी कि आपकी जो संगठन है, हाथगाड़ी संगठन, ये जितनी भी संगठन है आपके साथ, तो आपकी मीटिंग भी हुई थी इस बीच दौरान। तो इसके चलते आपके संगठन ने किसको, पूरी संगठन ने किसको समर्थन दिया है? मेरे 12 यूनियंस है जिला भर के अंदर, जो कि जिनके हज़ारों अपने मेंबर्स हैं। 5 एजुकेशन सोसाइटी और अनेक एजुकेशन सोसाइटी से मैं कार्यरत हूँ और उनके साथ मैं काम करता हूँ। इनकी मीटिंग अभी चालू है, क्योंकि एक गट्ठा मतदान है और बड़े तादाद में ये लोग मतदान करते हैं और उनका साफ बोलना है कि हम किसी को नहीं पहचानते तुम्हारे सिवा, जहां तुम्हारी अपनी हाक लगेगी हम एक साथ काम करेंगे, एक साथ मतदान करेंगे, थोड़ा सा हमको टाइम दो। तो उन्होंने मुझसे 11 तारीख तक के टाइम मांगा है सभी पदाधिकारियों ने, और सबकी अलग अलग मीटिंगें मैं लिया हूँ और हज़ारों की तादाद में ये लोग मेंबर जो हैं हमारे, जो अधिकृत है और संगठित है। इसलिए अभी इनके पूरा फाइनल हो जाएगा और 11 तारीख को लगभग ये अपने ऐलान हो जाएगा अधिकारियों ने, और सबकी अलग अलग मीटिंगें मैं लिया हूँ और हज़ारों की तादाद में ये लोग मेंबर जो हैं हमारे, जो अधिकृत है और संगठित है। इसलिए अभी इनके पूरा फाइनल हो जाएगा और 11 तारीख को लगभग ये अपने ऐलान हो जाएगा। इसमें भी मतलब अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया? नहीं, अभी इस वक्त क्या है कि पार्टी का माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का। संगठन के माध्यम से मैं, क्योंकि अकेला निर्णय नहीं ले सकता हूँ, हर एक संगठन में मेरे सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में उसके सदस्य हैं। जैसे महाराष्ट्र लोडिंग चालक सेना एक इतनी बड़ी संगठन है जिसके 3,500 मेंबर है, सक्रिय मेंबर है, परिवार से जुड़े हैं। मेरी जो है राशन कार्ड धारक संगठन है जिसके हज़ारों मेंबर है। आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता 18 महीने से हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे हक़ के लिए, कहीं ना कहीं हम लोग उसमें सफल हुए और 30,000 परिवार को हमने शक्कर दिलाने का काम किया। तो लोगों का एक हमारे से जुड़ा हुआ संगठन है। मैं ऐसे कई संगठन से जुड़ा हूँ, लेकिन सबका राय मशवरा लेने के बाद ही मैं 11 तारीख को इस पे ऐलान करूँगा। सर अमूमन लोग पूछ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को वोटिंग करने के बाद क्या फ़ायदा होगा? सबसे बड़ा बेनिफिट है कि देश के अंदर जो आज संविधान ख़तरे में पड़ा हुआ है और अब देख रहे हो कि मौजूदा सरकार संविधान और घटना को बदलने की तैयारी कर रही है, ऐसा तमाम नेतागण से आपने सुना होगा। इसीलिए कि गठबंधन, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को मतदान करने का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये एक जाकर अनेक में शामिल हो जाएंगे। एक बड़ी तादाद और ताकत देश में तैयार होगी, जो कि हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार लगभग आने की कगार पर है। सबसे बड़ा माइनॉरिटी सेकुलरिज्म, माइनॉरिटी को एक बेनिफिट ये रहेगा कि जितने भी उनके आज उनके साथ जो हाल हुए, कहने के उनको इंसाफ मिलेगा। एक बड़ी तादाद बनकर, एक सरकार बनकर माइनॉरिटी मराठा समाज को जो आरक्षण का मुद्दा है वो भी कहने के इस पे एक अच्छा निर्णय होगा। मुसलमान का आरक्षण है, मराठा समाज का आरक्षण है, दीगर आरक्षण के ऊपर कहने कहीं इंडिया गठबंधन की सरकार एक ठोस निर्णय लेगी, ऐसा मुझे लगता है। सर एक आखिरी सवाल अब आपसे कि अब आप तमाम औरंगाबाद ज़िले की और ग्रामीण विभाग की आम जनता से एक अच्छे पॉलिटिशियन होने के नाते अभी आप क्या अपील करना चाहते हो? देखिए, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष होने के नाते से तमाम ज़िले भर के मतदारों से अपील करूंगा कि 13 तारीख के दिन सुबह पहली फुर्सत में निकले, 100% अपना मतदान करें और एक बात का ख्याल रखें कि जो मशीन का बटन दबेगा 3 बर्ज उसके बजे तक अंगूठा अपना वहाँ से ना हटाए, और जो मशीन में से चीट निकलेगी जिसको आप मतदान कर रहे हो, वो चीट को आपने देखना चाहिए। जब तक कि वो मशीन से निकलकर नीचे ना गिरती हो तब तक कि आपने वहाँ से हलना नहीं चाहिए। ये मैं अपील करूँगा और अपना प्रतिशत
औरंगाबाद शहर में कम से कम 80% टक्केवारी जाना चाहिए। ये देखते हुए सुबह सभी अपने मतदारों से मैं अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सुबह में उठकर पहली फीसद में तमाम काम को छोड़कर सारे समाज के तमाम लोग, ये नहीं कि खाली मुसलमान, तमाम लोग जो 18 साल के वोटर्स है जिनके नाम यादी में आ गए, उनको अगर पोल शीट नहीं भी मिली तो आप तो सादा सीधा ऐप भी आ गया कि अपने इलेक्शन कार्ड ले जाओ और अपनी चीट निकालो, एकदम आसान है। तो मैं अपील करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि पूरे मराठवाड़े में सबसे ज़्यादा मतदान का प्रतिशत औरंगाबाद ज़िले में रहेगा, ऐसे मैं अपील करता हूँ। और फिर एक बार विनती करता हूँ कि मशीन को पूरा सिग्नल 3 बार होए तक के अंगूठा हटाना नहीं। जनरली कॉमन लोग जो होते हैं, अशिक्षित होते हैं, जो कि पढ़े लिखे नहीं होते, खाली बटन पे पुश करते और हट जाते, तो वो हटाना नहीं हाथ, बल्कि 3-4 सेकंड तक वो उसकी बजर बजे तक और चिट्ठी मशीन से गिरे तक वहाँ से हटना नहीं, वरना तुम्हारा वोट जो है ज़ाया हो जाएगा। तो आज हमने सलीम भाईगांवकर साहब से बात की है और इन्होंने काफ़ी कुछ हमें लोकसभा 2024 के ताल्लुक से हमें बताया है। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार, खान राफे मोहम्मद के साथ।